तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी का पार्ट 2। इसमें हमको सेशन 5 से लेके सेशन 11 तक देखना है। आई होप सेशन 11 तक इस वाली वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और यही लास्ट पार्ट रहेगी इस चैप्टर की। सेशन 5 में हमको देखना है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ वेब पेजेस या फिर ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स होते क्या हैं? ब्लॉग्स होती कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनके अंदर हम हमारे आइडियाज़ को लिखते हैं, मतलब अपने जो भी हमारे मन में कुछ भी आए, जैसे कि किसी लोगों को इंस्पिरेशनल कोट्स लिखने का शौक़ होता है तो वो ब्लॉग्स बना सकते हैं। ब्लॉग्स आर पर्टिकुलर वेबसाइट्स जिनके अंदर आप अपना डेटा डाल सकते हैं। तो अ ब्लॉग इज़ द डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूज़र्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। ठीक है, तो ये डिस्कशन स्टाइल साइट होती है, मतलब लोग आपके फिर उस ब्लॉग पे कमेंट भी करेंगे, आप उनके कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल यानी कि जो लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग वाले तो कर ही सकते हैं। ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज़। आप अपनी डायरी की तरह उसमें कुछ भी डाल सकते हैं और यूज़ करना भी ईजी होता है। You can use a blog to convey messages about events, announcement, news, reviews, etc. आप कोई भी ब्लॉग जो है अपने उसमें मैसेजेस डाल सकते हैं, कोई इवेंट के बारे में, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, न्यूज़, या फिर अपना कोई रिव्यू डाल रहे हो, कोई चीज़ आपने खरीदी, तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। लोग उसको देख के आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ब्लॉग आर यूजुअली मैनेज्ड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। अब वेबसाइट है, ब्लॉग मतलब समझ लो एक वेबसाइट ही बना रहे हो आप अपनी, तो ऑफकोर्स एक वेब ब्राउज़र तो चाहिए ही पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। एंड दिस रिक्वायर एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, और उसको मैनेज करने के लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन लगता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द कंटेंट फर्स्ट एंड लेटर पब्लिश द कंटेंट व्हेन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज़ अवेलेबल। अब समझ लो कि आप कहीं बैठे हो, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर आपको ब्लॉग लिखने का एक अच्छा आइडिया आया, कोई बढ़िया मोटिवेशन आया, आप में कोई कोट्स लिखना है आपको, तो आपके एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर पहले उसको टाइप कर दोगे, फिर जैसे ही आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो जाएगा उस टाइप करे हुए कंटेंट को आप पब्लिश कर सकते हो विद द इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का तो अगला सेशन जो है सेशन नंबर 6 उसी के बारे में। तो कुछ नहीं, पहले टाइप कर लो, फिर बाद में पब्लिश कर दो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट दैट ऑफर यू टू ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री। आप अपने ब्लॉग्स किस पे बना सकते हो? बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन ये 5 जो मेन बड़ी वेबसाइट है उनका नाम लिया हुआ है। वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉग, वेबली और ब्लॉग ऑन। हम देखेंगे वर्डप्रेस पे हमारा ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। तो क्रिएटिंग अ ब्लॉग अकाउंट। अब जैसे कि अगर आपको ब्लॉग डालना है तो ब्लॉग अकाउंट तो बनाना पहले पड़ेगा ही ना, ज़रूरी है। तो इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग अकाउंट ऑन इन या फिर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज फ्री वेब सर्विस दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट या फिर ब्लॉग। आप इस वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं एक सुंदर वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाने के लिए। वर्डप्रेस है सपोर्ट फॉर थीम्स। आप वहाँ पर बहुत सारी थीम्स होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं जिससे आप अपना वेबसाइट सुंदर बना सकते हो। और कस्टमाइजिंग द डिज़ाइन ऑफ अ ब्लॉग थीम्स कैन मेक द ब्लॉग और द वेब पेज लुक अट्रैक्टिव। थीम्स क्या करेगी? ब्लॉग को अट्रैक्टिव बनाएगी। बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ ब्लॉग अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो ब्लॉग के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। टू क्रिएट वन यू नीड अ वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन। ब्लॉग अकाउंट बनाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ईजी है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, सबको पता है कि हमको अकाउंट के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप लिखिए, पहले वेब ब्राउज़र को खोलो, कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हो, वहाँ पर एड्रेस डालो https signup.wordpress.com साइनअप। आपको क्या करना है? साइनअप यानी कि अपना अकाउंट बनाना है। देखो साइनअप और साइन इन में ये फ़र्क होता है कि साइन अप अपन पहली बार, जैसे हम पहली बार कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो हम करते हैं साइन अप, और अगर फिर दूसरी या तीसरी बार हम कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो फिर हम करेंगे साइन इन। हम सभी डिजिटल एरा में रहते हैं, सबको पता है इतना। यू शुड नाउ गेट टू अ पेज विथ फील्ड ब्लॉग एड्रेस, यूज़ द नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड लैंग्वेज। फिर आप जैसे ये वाली वेबसाइट एंटर करोगे तो आप ऐसे ही दूसरे पेज पे खुल जाओगे जहाँ आपको ऐसी ऐसी फील्ड मिलेंगी। फील्ड यानी कि ऐसा ब्लॉग एड्रेस लिखा रहेगा, ब्लॉग एड्रेस, और उसके आगे ऐसा ब्लॉग बना रहेगा खाली फील्ड यहाँ पे, मतलब आपको उसके पे टाइप करना रहेगा। यूज़र नेम आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा, पासवर्ड, और फिर क्या ईमेल, और हमारी लैंग्वेज।
इस तरीके की फील्ड्स बनी रहेगी, उसके अंदर आपको वो जितनी भी जो भी डेटा वो मांग रहा है उसको फिल करना रहेगा। अब एक एक करके ये ब्लॉग एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड लैंग्वेज, इन सभी का यहाँ पर इन्होंने 5 चीज़ों के बारे में बताया है। ब्लॉग एड्रेस देख लेते हैं। ब्लॉग एड्रेस क्या है? यू मस्ट प्रोवाइड अ यूनिक एड्रेस टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग। अब ये वो एड्रेस है जो आप अपनी वेबसाइट का दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर आपकी वेबसाइट का एड्रेस बना रहे हो ताकि जो भी इंसान अपने गूगल क्रोम पे समझ लो उस एड्रेस को डाले तो वो आपके ब्लॉग वेबसाइट पर पहुँच जाए। तो ये वो ब्लॉग वेबसाइट का एड्रेस होता है, ब्लॉग एड्रेस। You must provide a unique address to your WordPress blog. This is the address which other will use to view your blog. जो मैंने बोला वही यहाँ इंग्लिश में लिखा है। यूज़र नेम क्या होता है? यू शुड चूज़ द यूज़र नेम फॉर मैनेजिंग दिस ब्लॉग। आपका यूज़र नेम डाल दो। पासवर्ड आपका अच्छा पासवर्ड होना चाहिए। सिक्योरिंग योर वर्डप्रेस ब्लॉग अकाउंट विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स विद सम डिजिट्स अलॉन्ग विद सिम्बॉल शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इनफ पासवर्ड। तो अपर केस का यूज़ करो, लोअर केस लेटर यानी कैपिटल स्मॉल लेटर्स का यूज़ करो, विद सम डिजिट्स यानी कि कुछ नंबर्स के साथ यूज़ करो, और थोड़े सिम्बॉल्स यानी कि @ लगा दो, _ कुछ भी सिम्बॉल्स का यूज़ करो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। ईमेल एड्रेस सबको पता है, इसको क्या पता ना। यू मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस हियर एंड एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंट टू योर वर्डप्रेस आफ्टर यू क्लिक क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। तो क्या होगा, एक सेकेंड, यू मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस हियर। तो आपको उसकी ईमेल एड्रेस वाले जहाँ ईमेल एड्रेस वाली फील्ड बनी रहेगी उस ईमेल एड्रेस के आगे अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। एक लिंक आपके पास पहुंच जाएगी ताकि वह बता देगा कि हाँ आपका वर्डप्रेस का अकाउंट बन गया है, आप क्रिएट ब्लॉग पे जाकर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप ब्लॉग को लिखना चाहेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट ब्लॉग, फिर आप क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करो। इस तरह से देखो आपकी एक एक्टिवेशन लिंक आ जाएगी, योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया है। ऑन डूइंग सो यू विल बी सेंट एन ईमेल फॉर एक्टिवेटिंग योर ब्लॉग अकाउंट। आपके ब्लॉग अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से आपके पास लिंक आ जाएगी। ओपन योर ईमेल एंड क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक। आपके ईमेल को खोलो, वो एक्टिवेशन लिंक पे जाना। वंस यू क्लिक एक्टिवेट ब्लॉग, अब जैसे ब्लॉग को एक्टिवेट क्लिक करने का, जैसे एक आपके जीमेल पे का लिंक आएगी, इसमें लिखा रहेगा कि आपको आपका ब्लॉग अकाउंट एक्टिवेट करना है, तो आप क्लिक करो एक्टिवेट ब्लॉग। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग अकाउंट। तो जैसे आप एक्टिवेट अकाउंट करोगे आपकी नया वेब पेज खुल जाएगा, यानी वहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट होना वहाँ से जीमेल से हट के आप वर्डप्रेस पे खुल जाओगे, जहाँ आपके इसमें ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है, ये डिस्प्ले होगा। आगे देखते हैं। नाउ द ब्लॉग इज़ रेडी फॉर यूज़। अब वो रेडी टू यूज़ है। यू विल बी प्रेजेंटेड विद द एड्रेस ऑफ योर ब्लॉग एज डिस्प्लेड इन द वेब पेज बिलो। आपके ऊपर उसका ऐसे वेब एड्रेस लिखा रहेगा उसके ऊपर। यू कैन ईदर डबल क्लिक ऑन द लिंक और टाइप द एड्रेस मैन्युअली। आप चाहो तो उस लिंक पे डबल क्लिक कर दो, या फिर जब भी आपको ऑन करना हो उस एड्रेस को टाइप करो मैन्युअली। आइदर एक्शन टेक्स यू टू द होम पेज ऑफ योर ब्लॉग। दोनों में से कुछ भी आपको आपके ब्लॉग के होम पेज पे ले जाएगा। वंस यू हैव क्रिएटेड अ ब्लॉग यू नीड टू सबमिट कंटेंट दैट यू वांट अदर्स टू व्यू। आपने ब्लॉग का पूरा अकाउंट बना लिया, अब चलो उसमें कंटेंट कैसे डालना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग कंटेंट। अब देखते हैं उसमें हमको कंटेंट कैसे पोस्ट करना है। अगर आपको कोई पोस्ट बनानी है तो न्यू पोस्ट पे क्लिक करो। अ विंडो सिमिलर टू वन डिस्प्लेड बिलो अपीयर। इस तरह की आपकी विंडो रहेगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू पोस्ट लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर दो। आगे देखते हैं। अब टाइटल देना पड़ेगा आपको। यू मस्ट प्रोवाइड अ टाइटल टू योर पोस्ट। चूज अ टाइटल that this post will focus on. For example, school annual day function 2012। बताओ ये बुक 2012 में लिखी गई है, पता चल गया। तो स्कूल का एनुअल फंक्शन डे 2012 आप ये टाइटल दे सकते हो। यूजिंग द रिच टेक्स्ट बॉक्स यू कैन टाइप कंटेंट दैट यू वांट अदर्स टू रीड। फिर आप उसके अंदर ही अंदर सब टाइटल्स बना सकते हो। वंस यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग द कंटेंट यू नीड टू पब्लिश द पोस्ट। अच्छी तरह से उसमें फिनिश कर लो, उसमें इमेजेस डाल दो, अट्रैक्टिव बनाओ, फॉन्ट यूज़ करो। फिर जब लास्ट में पब्लिश करना हो तो फिर पब्लिश पोस्ट के बटन को क्लिक कर दो। क्लिक पब्लिश पोस्ट टू पब्लिश योर कंटेंट। टू व्यू द पोस्ट यू कैन टाइप द ब्लॉग एड्रेस। अब आपने पब्लिश तो कर दिया, अब आपको अगर उसको देखना हो तो आप इस टाइप वो आपका जो ब्लॉग एड्रेस दिया था मैंने बोला ना, जिससे आपके लोग वेबसाइट देखेंगे, आपकी वेबसाइट के एड्रेस को टाइप कर दो ब्राउज़र में, फिर आप उसको देख सकते हो। इस तरह से देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उस तरह से उन्होंने वेबसाइट बनाई थी कि इमेज इंसर्ट की थी, ये अलग अलग उन्होंने बस इसका लर्निंग डेमो, देखो उन्होंने लर्निंग का डेमो दिया है। उन्होंने वेब एड्रेस ब्लॉग एड्रेस डाला होगा उसकी वेबसाइट का, ब्लॉग का, और ये आ गया उनका ब्लॉग। यू कैन ऑल्सो एड फोटो वीडियो टू द ब्लॉग टू मेक ऑप्शंस
यूजिंग द ऑप्शंस अवेलेबल इन वर्डप्रेस। यू कैन कमेंट ऑन पोस्ट पब्लिश्ड बाय अदर्स। आप चाहो तो दूसरों की पोस्ट पे कमेंट्स भी कर सकते हो। यूजुअली द कमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोस्ट। समझ लो ये पूरी एक पोस्ट खत्म हो गई, अब पोस्ट के नीचे क्या रहता है, लीव अ रिप्लाई। ठीक है, आप यहाँ पर आपका कमेंट लिख सकते हो। लुक फॉर ऑप्शन सच एज लीव अ कमेंट, आपको मिल जाएगा लीव अ रिप्लाई या फिर लीव अ कमेंट का ऑप्शन। देखो लीव अ कमेंट या फिर लीव अ रिप्लाई एक्सेट्रा इन द ब्लॉक टू कमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन वर्डप्रेस द कमेंट बॉक्स इज लोकेटेड बिलो द पोस्ट एज लेबल्ड एज लीव अ रिप्लाई। आपको आपका वर्डप्रेस के अंदर इस तरीके का रिप्लाई देने का बॉक्स मिल जाएगा। इन द एंटर योर कमेंट हियर, यहाँ पर लिखा है ना एंटर योर कमेंट हियर, इसके अंदर आप टाइप कर दो आपका जो भी कमेंट है। इन द ईमेल, यहाँ आपके ईमेल रिक्वायर्ड, यानी कि आपका ईमेल डाल दो, आपका नेम डाल दो और आपकी वेबसाइट का नाम डाल के एंटर कर दो। ठीक है, आपका ईमेल, आपका नाम और आपकी ब्लॉग का वेबसाइट यानी ब्लॉग एड्रेस डालो, पोस्ट कमेंट दबा दीजिए। ठीक है, वंस यू हैव टाइप द कंटेंट इन द कमेंट एरिया, रिव्यू केयरफुली एंड क्लिक पोस्ट कमेंट। वंस यू क्लिक द पोस्ट कमेंट यू विल सी द ब्लॉग अलॉन्ग विथ योर कमेंट डिस्प्लेड बिलो। ये आपका ब्लॉग रह जाएगा और उसके नीचे आपका दिख जाएगा यू कमेंटेड इन अवेटिंग मॉडरेशन, ये लिखा आपका कमेंट आ जाएगा उस पोस्ट के नीचे। ठीक है, अगला सेशन देखेंगे यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। आप समझ लो आपने कोई ब्लॉग को पोस्ट करना है, उस ब्लॉग को पोस्ट करने के पहले ही आपको टाइप करना है आपका कंटेंट, मतलब अभी ऑनलाइन नहीं हो आपको एक ब्लॉग पोस्ट करना है, आपको एक बढ़िया सा आइडिया आया तो आप ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का यूज़ करके उस पूरे ब्लॉग को टाइप कर सकते हो। फिर जैसे ही आपको कहीं इंटरनेट कनेक्शन मिला, फटाफट बस जैसे जहाँ आपने उसको ऑफलाइन टाइप किया था उसको पब्लिश दबा दो, तो वो डायरेक्टली सिंक हो जाएगा आपके रियल वाले ब्लॉग अकाउंट से। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स जो होते हैं ना वो अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और समझ लो हमारा वर्डप्रेस अलग है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने पूरा ब्लॉग लिख दिया ऑफलाइन में, फिर जैसे ही मैं ऑनलाइन आया मैंने जस्ट पब्लिश दबाया तो इस सॉफ्टवेयर से वो वर्डप्रेस में जाकर अपलोड हो जाएगा। If you do not have an active internet connection, you can create blog using a blog application and publish the blog whenever internet connectivity is available. There are several free offline blog editors available that can be downloaded and installed on the local computer. बहुत सारे हैं और बहुत सारे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है जो आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे क्यूमेना, विंडोज़ लाइव राइटर एंड ब्लॉग डेस्क। हम इस एक्सरसाइज में क्या देखेंगे, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर जो क्यूमेना है। क्यूमेना है क्या, 1 मार्क पूछ लेंगे। क्यूमेना इज अ फ्री ब्लॉग एप्लीकेशन दैट इज सिंपल एंड ईजी टू यूज़। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि क्यूमेना को यूज़ कैसे किया जाए। नोट, अगर आपको पहले क्यूमेना को यूज़ करना है तो उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यूमेना जो है, क्यूमेना कहाँ से डाउनलोड की जाएगी, www.cumena.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वंस इंस्टॉल यू कैन यूज़ द प्रोग्राम टू मैनेज ब्लॉग्स, आपको इस तरह से मैनेज कर सकते हो। अब डाउनलोड हो गई अच्छी तरीके से, अब उसको लॉन्च करो। लॉन्च कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन जो हमारे विंडोज़ के नीचे बॉटम लेफ्ट में होता है उस पर क्लिक करें, प्रोग्राम्स में जाके क्यूमेना को 2 बार दबा दीजिए, या फिर अगर आपका जो मेन डेस्कटॉप होता है वहाँ पर ही अगर क्यूमेना का आइकन आ रहा है तो उसी को डबल क्लिक कर दो, आपका क्यूमेना खुल जाएगा। अब आपके लिए, अब जैसे कि आपको क्यूमेना पूरा खोल लिया, उसके बाद आपके ना पास ब्लॉग एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि आपने जो वर्डप्रेस में ब्लॉग एड्रेस डाला ना, वही ब्लॉग एड्रेस आपको क्यूमेना के अंदर भी डालना पड़ेगा। ये दिख रहा है ना, जैसे क्यूमेना खोलोगे ना आपको मिल जाएगा आपका वर्ड एड्रेस, यहाँ पे डालो, नेक्स्ट दबाओ। ठीक है, यू नीड एन एग्जिस्टिंग ब्लॉग अकाउंट टू यूज़ विथ क्यूमेना। इस एक्सरसाइज में यू विल लर्न टू यूज़ योर एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस अकाउंट विथ क्यूमेना। एंटर योर वर्डप्रेस ब्लॉग एड्रेस एंड क्लिक नेक्स्ट। जो मैंने बोला यहाँ एड्रेस करो, यहाँ पे नेक्स्ट दबाओ, लॉग इन विंडो विल अपीयर। उसके बाद एक लॉग इन विंडो आएगी। यू नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर वर्डप्रेस अकाउंट। उसके अंदर अपना नाम, यूज़र नेम और ईमेल और पासवर्ड डाल दीजिएगा। हाउएवर इफ़ यू विश टू यूज़ इट for other blog services, you need to enter appropriate details. Give the WordPress blog address in the web address field. Enter the username and password. ठीक है, अपना पूरा वेब एड्रेस डाल दो और उसके बाद अपनी ईमेल डाल दो, पासवर्ड डाल दो, यूज़र नेम डाल दो, फिर लास्ट में फिनिश कर दो। फिर आपका क्यूमेना कंप्लीटली रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए। और विंडो सिमिलर टू वन बिलो अपीयर्स, इस तरह की विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ऐड ब्लॉग दबाकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, if posts are already available in your blog, Cumena will download and display the existing blog as well. अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग पहले डाल रखे हैं तो वो इस तरह से आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स भी दिखा सकता है। देखो, ये 2 ब्लॉग आपने समझ लो पहले डाले थे तो वो एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स को भी दिखा रहा है। टू क्रिएट अ पोस्ट क्लिक अ न्यू पोस्ट, ये दिख रहा है ना न्यू पोस्ट, इसको क्लिक करो। अ विंडो सिमिलर टू द वन बिलो विल डिस्प्ले, इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। यहाँ अपना पूरा ब्लॉग टाइप कर दो अच्छी तरीके से। Note, enter the title for the post in the title field and the post content in the area given below.
ठीक है, यहाँ आपका टाइटल दिख रहा होगा, वैसे विजिबल तो नहीं है बट यहाँ पर समझ लो टाइटल है। यहाँ अपनी पोस्ट का टाइटल दो, उसके नीचे पूरी पोस्ट डाल दो। ठीक है, कंटेंट जितना भी आपको लिखना है, ये याद रखनी, सब कुछ ऑफलाइन मोड में आप कर रहे हो। ठीक है, ऑनलाइन कर आपको अगर तभी करोगे जब आप ऑफलाइन हो, नहीं तो अपन डायरेक्ट वर्डप्रेस में जाकर ही वहाँ पर ये सब कर लेते। ये अपन कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी हम ऑफलाइन है। वंस यू क्लिक आप, ठीक है, ये सब होने के बाद क्लिक ऑन पब्लिश पोस्ट। वंस यू क्लिक पब्लिश पोस्ट, द पोस्ट विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड टू योर वर्डप्रेस ब्लॉग। और ये पब्लिश पोस्ट आप तभी दबाएंगे जब आप ऑनलाइन वापस आपके पास इंटरनेट आ जाए। जैसे आप दबाओगे आपके वर्डप्रेस अकाउंट पे आप ये देख सकते हो। टू व्यू द पब्लिश कंटेंट ओपन द वेब ब्राउजर। इस पब्लिश कंटेंट को अगर आपको देखना है तो वेब ब्राउजर खोलो, आपका ब्लॉग एड्रेस डालो, आपको दिख जाएगा। यू कैन इंक्लूड फोटोज और पिक्चर्स टू योर ब्लॉग टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी हो तो क्लिक ऑन द इमेज आइकन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है समझ लो पूरी की पूरी, ये राइट हैंड साइड पे आपको इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा। इमेज को जैसे आप क्लिक करो तो फॉलोइंग विंडो विल बी डिस्प्लेड। आपको इमेज दिखाने का ऐसी विंडो आएगी, इसमें 5-6 ऑप्शंस रहेंगे। इसमें रहेगा नन, आपको कहीं पे भी दिखानी है, कहीं पे भी राइट यानी राइट में इमेज दिखेगी, लेफ्ट यानी लेफ्ट में, टॉप या और बॉटम आपको पता चलता ही है। यहाँ पर आप ब्राउज पे जाना, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद इमेज की लोकेशन आ जाएगी, कहाँ से आपको इमेज डाली और इंसर्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक ब्राउज, मैंने बोला ब्राउज पे क्लिक करो, फिर आपकी इमेज को लोकेट करो। वंस यू क्लिक ब्राउज द ओएस ब्राउजर विंडो अपीयर्स इनेबलिंग यू टू लोकेट द इमेज टू बी लोडेड। ये पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर दो, आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। टू व्यू द पब्लिश कंटेंट अलॉन्ग विद द पिक्चर ओपन द वेब ब्राउजर। आपको अगर आपकी पिक्चर के साथ वो देखना है तो आप ब्लॉग अपना वेब ब्राउजर खोलो और उसमें ब्लॉग एड्रेस का डाल दो, वेबसाइट का एड्रेस, और आपका आ जाएगा। नाउ ट्राई यूजिंग अलग, ये आप बोल रहे हैं कि आप जो विंडोज़ लाइट है और ब्लॉग डेस्क है आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पे आते हैं। नेक्स्ट सेशन है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हम सभी को पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, हम सभी ने कभी ना कभी करे भी हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन मनी का इधर उधर ट्रांसफ़र करना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है वे ट्रांजैक्शन वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्क फ्लो। बहुत कन्वीनियंट हो गया, अब इतने सारे हमको कैश कैरी नहीं करना पड़ता, वर्क फ्लो भी ईजी हो गया है इन मैनी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डील्स विद ट्रांसफर ऑफ मनी, मैंने बताया मनी का लेन देन करना, वो भी ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट। रिवॉल्यूशन ऑफ इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ मेड ट्रांजैक्शन हैंडलिंग ईजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट का जो रिवॉल्यूशन आया है इसके कारण ट्रांजैक्शन ईजी हो गए। मैनी प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड टू एंश्योर द सेफ एंड सिक्योर OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस के लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स आई गई, बहुत सारे रूल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स लाए गए हैं। वी आर ऑलरेडी यूजिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हम अभी पहले से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं। when we deposit or withdraw money from an ATM machine, when we make our bill payments using our debit or credit card, NEFT or RTGS are some other examples of online funds transfer। जब हमारे ATM मशीन से पैसे निकाल रहे हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। जब हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कहलाता है। न्यूमरस बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लाइक फास्ट, अब बहुत सारे बेनिफिट भी हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, वो जैसे वो फास्ट होता है, स्पीड अच्छी तेज़ होती, कन्वीनियंस यानी कि आप हमको मनी जो है बंडल्स कैरी नहीं करने रहते हैं, लो रिस्क ऑफ थेफ्ट यानी कि चोरी के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, हैज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज द इट्स यूज़ अमंग पीपल, इसके कारण लोग इसको अब ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हम सभी को पता है ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि ई-कॉमर्स यानी कि वेबसाइट्स की मदद से शॉपिंग करना, वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स। कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है, बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। अब इलेक्ट्रॉनिक लग गया तो इंटरनेट का यूज़ करके। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ सेलर। हम सभी को पता है भाई, सभी यूज़ करते हैं। अगर हमको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उसके लिए हमको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। ठीक है, और बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के हम कोई भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट यूज़ नहीं कर सकते। कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड और बाय इंटरनेट बैंकिंग। अलग अलग पेमेंट मेथड आती हैं, यहाँ तो हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और खास तो कैश ऑन डिलीवरी भी है, बट कैश ऑन डिलीवरी नहीं यूज़ करना है क्योंकि अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, इसलिए अभी कैश ऑन डिलीवरी हम नहीं देखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी यूजफुल इन सिचुएशंस। अब ऑनलाइन शॉपिंग कब यूजफुल हो सकती है, जब कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर, जब उसको दुकान जाने का समय नहीं है। विजिटिंग अ स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव देन परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। अगर बहुत दूर है स्टोर, उसको जाने में इतना पेट्रोल खर्च हो गया कि भाई प्रोडक्ट को सस्ता है ऑनलाइन, और प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इन अवेलेबल ऑनलाइन। अगर उसको जो उसके लोकल एरिया में जो सामान नहीं मिल रहा है वो ऑनलाइन मिल रहा है।
सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट आर, जो पॉपुलर ट्रांजैक्शन वेबसाइट कौन कौन सी है? IRCTC एक ऑनलाइन, IRCTC अपना ये इंडियन रेलवे एंड केटरिंग, क्या है फिर ऐसे कुछ है, इंडियन रेलवे एंड केटरिंग टिकट सेंटर ऐसा कुछ होगा। एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स। फ्लिपकार्ट सबको पता है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जहाँ पर आपको बाय कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। ईबे हम सभी को पता है, अगर नहीं पता आप लोगों को तो ईबे में क्या होता है, गुड्स को डालते हैं एंड गुड्स की बोली लगाई जाती है। जैसे कि गुड, वो कोई भी एक सेलर है उसने अपना गुड डाला, फॉर एग्जांपल कोई चश्मा है, उस चश्मे का उसने बेस प्राइस डाल दिया 100 रुपीज़, और फिर है ना उस पर बायर्स आके बोलते हैं कि हाँ आई कैन गिव 110, और अगर कोई दूसरा बायर आ गया उसने बोला 120, तो वो जाता है इसके पास। आपको पता है बोली कैसे लगाई जाती है। रेड बस आप सभी को पता है, रेड बस इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग द बस टिकट्स। टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑल यू नीड इज़ अ वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चाहिए करना है तो आपके पास होना चाहिए वेब ब्राउज़र और एक इंटरनेट कनेक्शन। In some cases where purchasing is involved, you will need a valid credit card. अगर कुछ केसेस में जहाँ पर आपको परचेसिंग करनी पड़ती है तो आपको पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर बैंक ऑनलाइन बैंकिंग भी सपोर्ट होती है, या फिर नेट बैंकिंग सब्सक्रिप्शन भी आप कर सकते हो। सम वेबसाइट्स इवन अलाउ COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ अलग अलग पेमेंट मेथड्स बताई गई है इस पैराग्राफ में, वेयर द यूजर्स कैन पे वंस दे रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स यूजिंग फ्लिपकार्ट। अब हमको बताया गया है कि फ्लिपकार्ट में हम कोई चीज़ को कैसे खरीदते हैं। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की बहुत अच्छी प्रमोशन हो रही है यहाँ पे। फ्लिपकार्ट इज एन ऑनलाइन स्टोर वेयर यू कैन परचेज अ वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड, बुक, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन एंड पेरिफेरल सच एज प्रिंटर एक्सेट्रा। बहुत सारी जो भी आपको खरीदना है खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट ऑफर मल्टीपल पेमेंट मेथड। फ्लिपकार्ट जो है बहुत सारे पेमेंट मेथड ऑफर करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट, वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी एक्सेट्रा। वैसे तो इतनी होती हैं, एक्सेट्रा नहीं, यहीं तक ही है। टू वर्क विथ फ्लिपकार्ट यू नीड टू यूज़ अ वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। मैंने बोला शॉपिंग करने के लिए क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ओपन एनी ब्राउजर सच एज फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। कोई भी ब्राउजर खोलो, ब्राउजर खोलने के बाद अपन सबको पता है भाई सभी ने शॉपिंग करी, वही बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं। वो ब्राउज़र खोलने के बाद अपना flipkart.com वाला ये एड्रेस लगा दो, एंटर कर दो, वेब पेज आ जाएगा हमारा फ्लिपकार्ट का। ठीक है, बहुत पुराना वाला लग रहा है ये तो। अगर आपको ट्रांजैक्शन करने तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे अकाउंट में साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर ऑप्शन होगा, दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत लॉगिन जैसे ही लग रहा है, भगवान जाने इतनी गंदी क्वालिटी में यहाँ पे इन्होंने, बल्कि मैंने PDF डिजिटल डाउनलोड किया है, उसमें भी ये PDF क्या इमेज क्वालिटी है। फिर क्या करना है, फिर साइन अप करना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है। साइन अप सबको पता है भाई, अपना जीमेल अकाउंट है, फिर जो भी आपका अकाउंट है और पासवर्ड डालो, आपका साइन अप हो जाएगा अकाउंट। लोकेट एंड क्लिक ऑन द साइन अप लिंक ऑन टॉप ऑफ द वेब पेज। आपको वेब पेज के एकदम टॉप पे आपके साइन अप बटन दिख जाएगा। अ विंडो सिमिलर टू द वन बिलो विल बी डिस्प्लेड फॉर साइनिंग अप विथ फ्लिपकार्ट। ये वाली विंडो आ जाएगी, अपना ईमेल डालो, पासवर्ड को वापस से डालो और साइन अप ना रिपीट करना पड़ता है कहीं कहीं पासवर्ड, या फिर आप फेसबुक और गूगल की मदद से भी साइन अप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस क्या होगा, यू मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। द ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग ऑफर मेल्स, प्रमोशनल मेल्स टू यू। फिर इस ईमेल पर वो आपका फ्लिपकार्ट जो है आपके ऑफर्स भी भेजेगा कि ये वाला फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है वगैरह वगैरह। द ईमेल एड्रेस विल बी यूज टू बी लॉग इन एज द लॉग इन नेम फॉर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट। ठीक है, वो एक तरीके से नेम का भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड, यू मस्ट सिक्योर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट बाय गिविंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यू नीड टू एंटर द पासवर्ड ट्वाइस। आपको आपका जो ईमेल अकाउंट के बाद पासवर्ड डालना ही पड़ता है, सबको पता है। फिर क्लिक ऑन साइन अप नाउ। वंस यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली अ विंडो सिमिलर टू द वन विल बी डिस्प्लेड। सेम टू सेम विंडो आ जाएगी एक और बार। फिर क्या करना है, फ्लिपकार्ट एज अ वैरायटी ऑफ, यहाँ मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ क्योंकि सबको पता है। फ्लिपकार्ट एज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज्ड एज कैटेगरी। यू कैन ईदर लुक फॉर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी। यहाँ तो आप कैटेगरी वाइज दिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक, किड्स कॉर्नर, अलग अलग कैटेगरी है। और यू कैन यूज़ द सर्च फीचर, या फिर आप सर्च फीचर का यूज़ करके आप अपना जो भी सामान मंगाना है लोकेट अ पर्टिकुलर आइटम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विश टू लाइक टू बाय अ डिजिटल कैमरा, यू कैन डिजिटल कैमरा इन द सर्च बॉक्स। यू कैन टाइप आएगा यार, यू कैन टाइप, भाई बात है प्रिंटिंग ही सही नहीं है। यू कैन टाइप डिजिटल कैमरा इन द सर्च बॉक्स एंड चूज़ अ मॉडल फ्रॉम द सर्च रिजल्ट बिलो। फिर जैसे सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें से कुछ चूज़ कर लो।
You can select a model of your choice by clicking on the product image. You can browse the catalog of products available in Flipkart. सारे प्रोडक्ट को देखो जो अच्छा लगे, क्लिक कर देना उस पर. Once you have decided to purchase a product, you can use purchase the product by using the option buy this now. You can select one or more products before you proceed on to payment. Products added to your shopping cart will be available for review prior to payments. हम सबको पता है, सबने शॉपिंग करी. यहाँ तो डायरेक्ट अगर आपको एक ही चीज़ को खरीदना हो, जैसे ये कैमरा है सोनी का नहीं लग रहा, पता नहीं कोई सी हाँ सोनी ही है, सोनी. तो ये अगर आपको अभी हाल ही खरीदना हो तो बाय नाउ कर दो, या फिर हम सभी ने करी है अमेज़ॉन पे शॉपिंग, ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं. फिर सारा हमारे कार्ट में जितने भी आइटम्स है 5 to 6 हमने जो भी खरीदे, फिर हम एक साथ भी उसका ऑर्डर कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट अलाउ अ वेराइटी ऑफ मेथड्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट. यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी और ई गिफ्ट वाउचर. जो पैराग्राफ ऊपर पड़ा था वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है. You need to enter appropriate details as required in the mentioned field and click pay to initiate the payment. जो भी required detail है वो डालो, फिर click pay to initiate the payment. Depending on the method select, additional window may be displayed and procedures will vary to complete the online transaction. ठीक है, जैसे आप क्लिक कर दोगे ना तो अलग विंडो खुल जाएगी और फिर प्रोसीजर होगा फर्दर जो भी पेमेंट का होता है. सम वेंडर्स या फिर वेबसाइट ऑल्सो ऑफर पेमेंट टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट. कहीं कहीं आप EMI भी देखा होता है ना, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, दस मेकिंग इट अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर द कस्टमर. अगर आप कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ खरीद रहे हो 80,000 की, तो आप पर मंथ जैसे 5,000 रुपीज़ देके उसकी EMI करवा सकते हैं. रिफर टू द वेबसाइट पेमेंट टर्म्स फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट प्रोसीजर. आप उस वेबसाइट को खोलो वगैरह वगैरह, जो भी उसके जिस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो उसके ऑप्शंस को वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर बुकिंग रेल टिकट्स. अब रेल टिकट्स को कैसे बाय करते हैं. In this section you will learn how to perform online transaction for booking train tickets. IRCTC Indian Railway Catering and Tourism Corporation, यही मैंने इतना सही बोला था फिर पता नहीं क्या बोल दिया था, ये है पूरा Tourism Corporation is an online portal that can be used for booking travel tickets. ठीक है, तो IRCTC से आप अपने रेलवे और ट्रैवल टिकट्स को बुक कर सकते. To work with IRCTC, you need to use a web browser and an active internet connection. हर जगह ये है, वेब ब्राउज़र चाहिए, कनेक्शन चाहिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो. ओपन एनी ब्राउज़र सच एज, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, उसके अंदर www.irctc.co.in डाल दो, एंटर दबा दो, वेबसाइट खुल जाएगी. वेब पेज सिमिलर टू द बिलो, आपके पीछे आपको दिख ही रहा है, आपके नीचे एक वेब पेज खुला वो आ जाएगा. सबसे पहले क्या करेंगे भाई, साइन अप करना पड़ेगा और फिर हमको जो भी जहाँ ट्रिप पे जा रहे हैं वो कर लो बुकिंग उस ट्रेन की. टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन यूजिंग IRCTC यू नीड टू साइन अप. हर जगह पहले साइन अप करना ही है. अब साइन अप करने के लिए क्या लगेगा, ईमेल और पासवर्ड. लोकेट एंड क्लिक ऑन साइन अप लिंक ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज. यहाँ पे टॉप पे आपको कहीं ना कहीं साइन अप का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो. अ विंडो सिमिलर टू द वन बिलो विल बी डिस्प्लेड ऑन द IRCTC. कोई बिलो विंडो ही नहीं दी इन लोगों ने. You will be redirected to a page for signing up with IRCTC similar to one below. Follow the on-screen procedures for filling up the details to complete the registration. जो भी डिटेल्स वहाँ डालनी है ना उनको डालो, अच्छी तरह से साइन अप कर लो. Once you log on to IRCTC, you can use the website for looking tickets. जैसे आप लॉग ऑन कर लो, आप बुकिंग कर सकते हो टिकट्स की. By now you are quite familiar with what ईच फील्ड रिप्रेजेंट्स. अब तो आपको पता ही कि सारी फील्ड क्या होती है, ईमेल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूज़र नेम, पासवर्ड में क्या डालना होता है, हम सभी को पता है. गो अहेड, फिल द डिटेल्स. द वन मार्क्ड विथ एन एस्टरिस्क, तो वो होती है मैंडेटरी फील्ड. समझ लो कि आपके ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल लिखा है, ईमेल के बाद में यहाँ पर ऐसा हमारा मल्टीप्लाई जैसा साइन लगा हुआ है और उसके आगे फील्ड बनी हुई है. तो ये जो है ना ये मैंडेटरी, ईमेल के बिना आपका साइन अप नहीं हो पाएगा, ये कंपलसरी चीज़ें दिखाता है. नेक्स्ट सेशन देखते हैं फटाफट. इंटरनेट सिक्योरिटी. इंटरनेट सिक्योरिटी सभी को पता है क्या होती है. इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी. और इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या होता है, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर है जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को देखा जाता है. स्पेसिफिकली इंटरनेट में जो सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है ना, इंटरनेट में भाई बहुत सारी जानकारी होती है, वहाँ पर हमारा जानकारी को सेफ रखना बहुत ज़रूरी होता है. इन्वॉल्विंग ब्राउज़र सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी. आपके ब्राउज़र की भी सिक्योरिटी इसमें इंक्लूड होती है और आपके नेटवर्क की भी. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स
टू यूज़ अगेंस्ट द अटैक ओवर द इंटरनेट। आप वहाँ पर अलग अलग रूल्स एंड मेजर्स बनाते हैं ताकि इंटरनेट के अटैक से वो बचा जा सके। द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड। अब इंटरनेट है भाई, इंट्रूजन और फ्रॉड तो होगा ही, सच एज फिशिंग यानी कि किसी इंसान के साथ हम कुछ धोखाधड़ी करते हैं। दिस सेशन इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनेट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू सिक्योर ऑनलाइन एंड नेटवर्क ट्रांजेक्शन। आप अपने ट्रांजेक्शन्स को कैसे सिक्योरिटी कर सकते हो, वो सब बेसिक जानकारी इस सेशन में आपको मिलने वाली है। Though internet provides valuable information and entertainment, it may leave your computer unsecure due to many online threat। भले ही आपको इंटरनेट जो इन्फॉर्मेशन देता है, एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन कभी कभार आपको ऑनलाइन थ्रेट भी दे सकता है। ऑनलाइन थ्रेट यानी परेशानियाँ। यू नीड टू एंश्योर दैट योर यूजर नेम्स, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज बाय अनऑथराइज्ड यूजर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक की डिटेल्स जो है वो सिक्योर हो, नहीं तो आपके कोई भी दूसरा यूज़र आपकी जानकारी यूज़ कर सकता है। Some website can also install malware on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged or insecure। कुछ वेबसाइट जैसे कि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो मेलवेयर यानी कि जो आप चीज़ नहीं चाहते हो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, सच एज वायरसेस जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं। ऑनलाइन थ्रेट सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग एक्सेट्रा कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ यूजर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। हम सभी को पता है ईमेल स्पूफिंग, हमको जो अलग अलग फेक ईमेल्स आते हैं, फेक चैट आती है कि भाई ये लॉटरी का टिकट है, यहाँ पर आपको 1000 रुपये का लॉटरी टिकट जीतिए फिर आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। इस तरह से लोग अपने पैसे गवा देते हैं। यू कैन रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर एंटी स्पाईवेयर। आप चाहें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी स्पाईवेयर का यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो हम सभी को पता है, एंटी स्पाईवेयर ये करता है कि जहाँ से भी हमको ईमेल्स आ रहे हैं ये उस ईमेल को चेक करता है कि ये जो इसकी सोर्स है वो सेफ़ है कि गलत है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स क्या करती है, जैसे कि ये कोई कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है, इंटरनेट से कंप्यूटर में जो भी जानकारी आती है उसके बीच में फायरवॉल बन जाती है कि इसके द्वारा ये जानकारी पास होती है कंप्यूटर में। कहीं इंटरनेट से कोई वायरस अगर हमारे कंप्यूटर में आए तो ये फायरवॉल उसको पहले ही रोक दे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए एक्सेट्रा। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, हमको सिक्योरिटी के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हम सभी को पता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो। कॉम्बिनेशन करो अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन करो। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ अंडरस्कोर वगैरह वगैरह ब्रैकेट्स लगा दो। कुड बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ पासवर्ड दैट इज़ नॉट सो ईजी टू क्रैक और गेस बाय अदर यूजर्स। ऐसा लगाओ कि कोई दूसरा इजीली गेस ना कर सके, भाई वही सारी बातें लिखी जो इतनी कॉमन होती। डो नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर। भाई फेवरेट कलर मत डाल देना, जैसे मेरा रेड है, मेरा तो ये वाला कलर कुछ मत डालना। और क्या है, फ्रेंड और रिलेटिव्स नेम, अपने फ्रेंड का नाम रख दिया, रिलेटिव का नाम रख दिया, बाइक का नंबर, मोबाइल नंबर तो बहुत लोग रखते हैं। ये सब चीज़ें पासवर्ड नहीं डालना चाहिए जो लोग इजीली गेस कर सकें। दीज पासवर्ड आर वेरी इजी टू गेस इफ़ अ यूज़र नोज यू पर्सनली। अगर वो आपको जानता है ना पर्सनली तो वो कोई भी यू भी गेस कर लेगा। चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 2 और 3 वीक्स सो दैट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिमेन सिक्योर। अपने पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली 2 से 3 हफ्ते में एक बार चेंज कर लो ताकि आपकी जो इनसिक्योरिटी है, सॉरी आपके इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी बरकरार रहे। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क। आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करोगे तो आपका रिस्क लोअर होगा। ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच, इफेक्टिवनेस of a password depends on the security mechanism of the software and users involved in the generating a strong password। अगर आपको एक पासवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो पासवर्ड में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, आपने अल्फ़ाबेट यूज़ करे, नंबर्स और अपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करे वगैरह। Most websites check for password effectiveness when a user attempt to register for the first time they change password। तो जब भी आप कोई वेबसाइट में जाते हैं आपको लिखा रहता है नीचे, जब भी पासवर्ड वाली कॉलम आपको मिलेगी ना, यहाँ पासवर्ड लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है यूज़ स्पेशल कैरेक्टर, यूज़ कैपिटल लेटर्स, यूज़ नंबर्स, क्या बोलते हैं, यूज़ स्पेसेस वगैरह, ताकि वो खुद ही चाहते हैं कि आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। व्हेन यू रजिस्टर विद जीमेल you may notice a password meter displaying the strength of your password similar to one displayed below। अगर आप Gmail में अकाउंट बनाएंगे तो आपको है ना इस तरह से आपके पासवर्ड मीटर दिख जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाली है तो वो एक वीक पासवर्ड है। आपने अगर कुछ भी 98765432 डाली तो ये फेयर पासवर्ड है। फिर अगर 98765432 डाल दी, ये भी वीक। फिर आपने कुछ तो भी नंबर डाला है 98654321, 1 की जगह उसने क्या रिप्लेस करा, ए,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया, क्योंकि उसने नंबर्स का भी यूज़ करा और लेटर्स का भी यूज़ करा है। फॉलोइंग इज अ जनरल गाइडेंस फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। क्या आपका जो पासवर्ड है 12 से 14 लेटर्स का ही होना चाहिए, इफ़ परमिटेड, यानी कुछ वेबसाइट्स बोलती है कि 10 लेटर का ही हो, लेकिन अगर आपको कोई भी पासवर्ड की स्ट्रेंथ नहीं हो कि कितने भी बना सकते हैं, तो 12 से 14 तक का वो होना चाहिए। पासवर्ड अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड, लेटर और नंबर सीक्वेंसेस, यूजर नेम, रिलेटिव और पेट नेम्स। समझ में आ ही रहा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल इन पासवर्ड, नंबर और सिंबल डाल दो पासवर्ड में। यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, कैपिटल और लोअर केस लेटर यूज करो। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सबके पासवर्ड एक मत रखो, अलग अलग रखो। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स में यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। अगर आपके जैसे कि आपके जो आसपास जो लोग रहते हैं उसको कुछ बहुत पसंद है नापसंद है, लोगों की पसंद नापसंद पासवर्ड मत रखो अपने। यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर, आप इफ़ पॉसिबल आपको मिलेंगे गूगल पे बहुत सारे रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स मिल जाते हैं। एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये रखा पता है, ULVX सेमीकोलन फिर कॉमा 4HD कर्ली ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट $। यू मे ऑल्सो यूज़ वेबसाइट सच एज www.strongpasswordgenerator.com। एक वेबसाइट का नाम दिया गया है जिसमें आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। दे कैन जनरेट रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये अच्छे जनरेट कर सकते हैं रैंडम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो जनरेट अ पासवर्ड यूजिंग ये वाली वेबसाइट, ये वाले आपको स्टेप्स दे रखी है। आपका वेब ब्राउज़र ओपन करो, इस वेबसाइट का वेब एड्रेस को डाल दो, फिर क्या करो एंटर प्रेस कर दो, क्लिक जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वहाँ पर एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक जनरेट पासवर्ड, जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नोटिस द पासवर्ड डिस्प्लेड अंडर योर न्यू पासवर्ड। फिर आपको दिख जाएगा कि नया पासवर्ड जनरेट हो चुका है। बैकअप योर डेटा, ऑलवेज कीप कॉपीज ऑफ पर्सनल डेटा, अपने पर्सनल डेटा की हमेशा कॉपी बना के रखो ताकि एक बार डिलीट हो जाए तो आपके पास बैकअप बना रहे। इन एडिशनल मीडिया सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव में रख सकते हो आप वो बैकअप डेटा को। दिस कुड बी हेल्पफुल इन सिचुएशन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डेटा, जब भी आपका डेटा फिर डिलीट हो जाएगा तो आपके पास हमेशा एक बैकअप बना रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका जो भी डेटा होता है ना वो कुछ कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने लिखा हाय, तो ये हाय कुछ है ना कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और तब तक कोड में कन्वर्ट रहेगा जब तक मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ करता है व्हाट्सअप। आपने देखा होगा ना व्हाट्सअप एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी कि आपके मोबाइल से आपने किसी को हाय भेजा तो ये दूसरे मोबाइल तक बीच में कोड में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि बीच में कोई भी इस कोड का मतलब ही नहीं समझ सकता, और यहीं पर ही आके ये कोड वापस से एन्क्रिप्शन से नॉर्मल चेंज होगा। यूजुअली अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, ताकि ये बीच में जब कोड जा रहा होता है ना, कोड तो कोई इंसान समझ नहीं सकता भाई, कुछ भी 1 2 5 6 ऐसा कुछ भी लिखा रहता है। इफ एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। आप एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर की जगह कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से भी एन्क्रिप्शन कर सकते हैं। कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखो, अपने तक ही रखो, किसी को भी नहीं बताना पासवर्ड। नेवर सेव योर यूजर नेम और पासवर्ड ऑन कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज इंटरनेट कैफे। भाई इंटरनेट कैफे के अंदर मत जाकर लॉगिन कर देना। इंटरनेट कैफे में 10 जने एक ही कंप्यूटर को चलाएंगे, आपके जाने के बाद कोई भी आपके ईमेल को लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है। ब्राउजर में सेव योर पर्सनल डेटा ऑन द लोकल कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय अनदर यूजर्स इन यूजिंग द सेम कंप्यूटर। कोई दूसरा आदमी आकर आपका पासवर्ड यूज़ कर लेगा। रजिस्ट्रिंग विद वेबसाइट, रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी वेन एवर यू रजिस्टर विद अ वेबसाइट। जब भी आप किसी वेबसाइट में रजिस्टर करो उसकी प्राइवेसी और पॉलिसी स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ो। द स्टेटमेंट ऑफ और पॉलिसी विल इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द वेबसाइट विल यूज़ योर पर्सनल डेटा। उन पॉलिसी में लिखा होता है कि किस तरह से वेबसाइट आपके डेटा को यूज़ करेगी। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करो ही मत। वेबसाइट रिक्वायर यू टू फिल out in forms containing field such as name, gender, age, email, school, etc. तो आपको बी कॉशियस व्हेन फिलिंग आउट सच फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि जब इतनी सारी कोई डिटेल मांग रही है कोई वेबसाइट, तो आपको उस वेबसाइट में ये सारा डेटा फिल करते हुए ध्यान रखना है। रिसर्च एंड वेरीफाई इट्स अ ट्रस्टेबल वेबसाइट। देख लो भाई कि अगर वेबसाइट ट्रस्टेबल हो, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जैसे ट्रस्टेबल वेबसाइट ही होनी चाहिए। योर ईमेल एड्रेस कुड बी यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर टू सेंड यू फेक और अनवांटेड ईमेल। कोई गलत आदमी आपका ईमेल यूज़ कर सकता है। थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू एनी वेबसाइट एंड डिसाइड इट इज़ रियली नेसेसरी। ठीक है, 2 से 3 बार सोचा करो जब भी कोई वेबसाइट में आप अपना लॉगिन या फिर फॉर्म कोई भर रहे हो। सिक्योर ट्रांजेक्शन को सिक्योर करना। इफ़ यू आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजेक्शन वेबसाइट इवन स्टोर योर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मेकिंग पर्सनल
इन्फॉर्मेशन सच एज योर क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट डिटेल एक्सेट्रा। अब जैसे कि आप अमेजोन पे अगर आपने शॉपिंग करी तो एक बार अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल दी तो क्रेडिट कार्ड को वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ताकि अगली बार जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो क्रेडिट कार्ड की सेम इन्फॉर्मेशन, आपको बार बार क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड की पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड एंड यूज बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स ऑल्सो नोन एज हैकर टू मिस यूज दिस इन्फॉर्मेशन। कोई गलत इंसान आपके इस क्या पासवर्ड यानी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है, जिनको हैकर्स बोलते हैं। अगेन इंश्योर द वेबसाइट इज लेजिटिमेट एंड यूजेस सिक्योर प्रैक्टिसेस फॉर परफॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर ही हमको ट्रांजेक्शन करने होते हैं, ठीक है। एंड अगेन इंश्योर दैट द वेबसाइट इज, ये तो हो गया ना, कहा था मैं, सिंस इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन is sent over the network, it is always recommended to use only secure website for such transaction। मैंने बोला अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी सिक्योर वेबसाइट पर ही ट्रांजेक्शन करें। वेरीफाई इफ द वेबसाइट यूजेस सिक्योर ट्रांजेक्शन, आप वेरीफाई भी कर रहे हैं। यूजुअली इट इज इंडिकेटेड थ्रू अ डिजिटल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटेड एज अ गोल्डन लॉक इन द वेब ब्राउजर्स एड्रेस बार। ठीक है, एक आपको गोल्डन सा लॉक दिख जाएगा वेबसाइट का, जहाँ भी एड्रेस लिखा रहता है ना वहाँ पर आपको एक लॉक दिख जाएगा, मतलब ये दिखाएगा कि ये वेबसाइट सिक्योर है। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। आप एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करो। एंटी स्पाईवेयर क्या करता है, वो वेबसाइट को बताती है जो सिक्योर है कि नहीं। एंटीवायरस वायरस को किल करने के काम आता है। कंप्यूटर्स आर प्रोन टू अटैक्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मेलवेयर दैट कुड हार्म योर कंप्यूटर। अगर आप कोई ये चीज़ इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर में, उसके साथ में कोई अलग फाइल भी इंस्टॉल हो जाती है, वो कहलाती है मेलवेयर। अनवांटेड फाइल जो आपने इंस्टॉल करा कुछ और उसके साथ में इंस्टॉल हो जाती है। मेलवेयर ट्रैक ब्राउजिंग बिहेवियर और ट्रांसमिट पर्सनल डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये मेलवेयर आपका पर्सनल डेटा आपके कंप्यूटर से किसी और को भेज सकता है। Programs such as key loggers could be installed on your computer, track and transmit every key that is pressed on a keyboard to unauthorized user। अगर वो चाहे वो मेलवेयर में आपके लिए डाउनलोड कर सकते हैं की लॉगर। तो की लॉगर जैसे क्या करते हैं, आपके कीबोर्ड की सारी जो भी आप की टाइप कर रहे हो, जैसे कि आपने की से समझ लो आपका पासवर्ड टाइप करा, तो वो पासवर्ड है ना वो डायरेक्टली जितने भी आप की बटन दबाओगे अनऑथराइज्ड यूज़र को भेज देगा। एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम ऑल्सो ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मेलवेयर सॉफ्टवेयर। सारे के सारे ना ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर। कीप योर एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर ऑलवेज अप टू डेट, इनको अपडेट करते रहना चाहिए। दिस कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम रिसेंट थ्रेट। जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो रिसेंटली, अगर उसमें कोई वायरस है तो वो आपको उससे बचाएंगे। डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स फ्रॉम अननोन यूज़र, इट मे बी फेक मेल ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं से ईमेल आता है जिसमें कुछ लॉटरी वॉटरी के बारे में लिखा हो तो आप उस फेक ईमेल का रिप्लाई ना करें। वो शायद आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे, जैसे कि बैंक डिटेल्स, होम एड्रेस एक्सेट्रा। सम मेल कुड प्रॉमिस योर जॉब्स और अनाउंस लॉटरी रिजल्ट्स। मैंने बताया ना, आप जॉब्स और लॉटरी रिजल्ट्स के आते हैं which in turn could compromise the user। आपको पता है जो बाद में फेक ही निकलते हैं। And in some cases virus or scripts that are dangerous could be attached to the mails। never open the attachment from an unknown source। अगर आपको मेल आया है और उसके नीचे कुछ लिंक दी हो, कभी उस लिंक को नहीं खोलना, हम सभी को ये बात पता है। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली। ब्राउज़र कुकीज़ क्या होती है, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं वो वेबसाइट के बाद हमने ना वो वेबसाइट हमारा डेटा स्टोर करने लग जाती है, तो वेबसाइट जो डेटा को स्टोर करती है वो कहलाता है कुकीज़। कुकीज़ आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। जब आप वेबसाइट को विजिट करते हो। दो कुकीज़ आर मेंट फॉर स्टोरिंग डेटा। मैंने बताया जो कुकीज़ वो होती है जो वेबसाइट का डेटा स्टोर करती है। Based on your activity performed during your earlier visits such as log on detail of a shopping cart, visited places in a website etc। जैसे कि हम यूट्यूब सबने देखा है, तो यूट्यूब में हम सर्च बार में देखते हैं, सर्च बार के अंदर ना पहले से ही वो बताता है कि आपने ये सर्च करा है, तो ये सब उसने क्या करा, स्टोर करा। तो ये सारा का सारा सर्च रिजल्ट वो कुकीज़ की मदद से हमको बता पाता है। अमेजोन हम खोलते हैं, सर्च के नीचे लिखा रहता है हमने पिछली बार क्या सर्च करा है, वो पिछली बार की चीज़ें उसको कैसे पता है, क्योंकि वो कुकी के फॉर्म में उसको स्टोर करता है। तो इन कुकीज़ को हमको बार बार डिलीट करते रहना चाहिए। कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। सारा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करो, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करो। दो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस आर डिजाइन टेस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, समटाइम दे मे हैव सिक्योरिटी होल्स थ्रू विच अ हैकर कैन टेक एडवांटेज। अगर आप पुराने पिछले ज़माने के एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो हैकर उस चीज़ का एडवांटेज ले सकता है। दे मे ट्रैक एंड गैदर इन्फॉर्मेशन और इवन डैमेज द होल कंप्यूटर। वो आपके इन्फॉर्मेशन लेके और पूरा कंप्यूटर भी डैमेज कर सकते हैं।
In general, most vendors notify the users whenever a security hole is identified and an update is available to address the particular issue. अब हमको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिल जाता है अगर आपके कोई एप्लीकेशन में खराबी हो या फिर उसको अपडेट करना. You can also visit respective vendors website to check if there any update available. आप चाहें तो उस सॉफ्टवेयर की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अपडेट कर सकते हो, अगर चेक कर सकते हो कि कोई अपडेट आया है कि नहीं. Download and keep your operating system and software applications up to date, free from security holes. मैंने बता दिया, ये वही बात लिखी है. इंस्टॉल फायरवॉल्स मैंने बता दिया इन आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच. ये फायरवॉल रहती है कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करो, इंटरनेट से आपके पास जानकारी आ रही हो तो फायरवॉल उसके बीच में आती है. फायरवॉल देखती कोई वायरसेस तो नहीं हो, अगर वायरसेस है तो वो उसको वहीं पर रोक लेती हैं. फायरवॉल कुड बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर. मैंने समझा दिया. फायरवॉल्स एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक. जब अपन इधर से उधर भेजते हैं तो ट्रैफिक आता है, तो उस ट्रैफिक को वो एनालाइज करती है, डिटरमाइन करती है कि ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट. अगर अच्छी सेफ चीज़ है तो आगे बढ़ने देती है, और नहीं है सेफ वायरस तो वो वहीं रोक लेती है. इन मोस्ट केसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एस लिनक्स, विंडोज़ और मैक इंक्लूड फायरवॉल सॉफ्टवेयर एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दस कीपिंग द कंप्यूटर सिक्योर. तो लिनक्स, विंडोज़ और मैक में पहले ये इंस्टॉल आता है. इन रेयर केसेस यू मे नीड टू कॉन्फ़िगर योर फायरवॉल फॉर एडिशनल सिक्योरिटी. कभी कभार आप चाहो तो अपनी फायरवॉल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अपनी सिक्योरिटी के लिए. नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेस. हम सभी को पता है अननोन सोर्सेस से कभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, एज दे माइट नॉट बी ट्रस्टवर्दी. वो ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे. डाउनलोड ओनली फ्रॉम वेल नोन और रेप्यूटेड वेबसाइट्स. जो वेबसाइट्स की रेप्यूटेशन यानी अच्छी वेबसाइट हो वहीं से डाउनलोड करें सामान सारे डेटा या फिर कोई भी गेम्स आप जो भी डाउनलोड करना चाहो. वेरीफाई द सोर्स इफ इट इज़ लेजिटिमेट बाय सर्चिंग द इंटरनेट और रेफरिंग टू कमेंट्स फ्रॉम अदर यूज़र्स. आप चाहो तो उनके कमेंट्स देख सकते हो, वो यूज़र्स जो पुराने यूज़र्स हैं, बिफोर डाउनलोडिंग दैम. अंडरस्टैंड द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर अटेम्प्टिंग टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैम. ठीक है. रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. आपके मोबाइल में अगर फालतू के एप्लीकेशन, सॉरी कंप्यूटर में फालतू के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन भरे पड़े तो उनको डिलीट कर दो. दिस माइट हैव गॉट इंस्टॉल्ड विदाउट योर नॉलेज व्हेन यू हैव विजिटेड सम वेबसाइट. कभी कभार जब हम कुछ वेबसाइट देखते हैं तो कभी कभार अपने आप ही कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है. तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर कुड गेट इंस्टॉल्ड एज दे माइट हैव बीन बंडल्ड अलॉन्ग विथ नेसेसरी सॉफ्टवेयर. हम जो समझ लो एक सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया, उसके साथ साथ कभी कभार दूसरी एप्लीकेशंस भी डाउनलोड हो जाती है. तो सॉफ्टवेयर जो हमको रखना है वो रखो, बाकी वाले को डिलीट कर दो. So some programs such as toolbars get installed usually through bundled software. बंडल सॉफ्टवेयर यानी कि जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ कभी कभार छोटे छोटे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं. एंड आ प्रोग्राम टू सेंड पर्सनल डेटा विदाउट योर कंसेंट. और इतना प्रोग्रामिंग रहती है उन एप्लीकेशन में कि बिना आपकी परमिशन के लिए आपका डेटा भेज सकते हैं. क्लियरिंग डेटा एंड स्टोर्ड इन ब्राउजर. आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं, कुछ लोगों के बहुत काम आने वाला है ये. वेब ब्राउजर है बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिज़ाइन टू स्टोर पासवर्ड यूज्ड इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट. हम सभी ने देखा जब भी हम कोई वेबसाइट में, यानी समझ लो अगर हम क्रोम से हमारे इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हैं तो इंस्टाग्राम लॉगिन करने के बाद यहाँ एक विंडो आती है कि इंस्टाग्राम का ये पासवर्ड है, आपको यहाँ पे सेव करना है क्या, तो हम सेव दबा देते हैं ताकि हमारा क्रोम उस डेटा को सेव रख सके. वो उस डेटा हमको कभी हमेशा डिलीट करते रहना चाहिए. ब्राउजर ऑफन प्रॉम्प्ट टू सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड when users attempt to log on to website. तो हमारा ब्राउजर क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर करता है जैसे कि पासवर्ड और यूज़र नेम को. दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू यूजर्स सो दैट दे कैन लॉग ऑन टू देयर फ्रीक्वेंटली यूज वेबसाइट विदाउट हैविंग टू टाइप देयर यूजर नेम्स और पासवर्ड अगेन एंड अगेन. ये फैसिलिटी इसलिए दी जाती है ताकि हम बार बार लॉगिन ईजिली कर सकें. ठीक है, बार बार हमको हमारा यूजर नेम और पासवर्ड डालना ना पड़े. हाउएवर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू लीव द वेब ब्राउजर स्टोर दिस डेटा पर्टिकुलरली पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर. खासकर इंटरनेट कैफ़े वाले कैफ़े में तो आप कभी भी अपना रियल वाला जो पब्लिक वो ईमेल है उसको लॉगिन करें ही मत. टू क्लियर पर्सनल डेटा फ्रॉम अ वेब ब्राउजर सच एज मोजिला फायरफॉक्स लॉन्च द ब्राउजर. मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको फायरफॉक्स में से अपना सर्च हिस्ट्री डिलीट करनी हो तो आप क्या करो. सबसे पहले तो आप जाओ अपना वेब ब्राउज़र खोल लो, फिर टूल्स मेन्यू में जाओ, फिर सिक्योरिटी टैब में जाओ. फिर वो सिक्योरिटी टैब में ऐसा ऑप्शन आएगा, बात आप दिखाओ, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं. नोटिस दैट अंडर पासवर्ड सेक्शन रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट इज चेक्ड. आपको ना अलग अलग यहाँ पे टिक मार्क्स मिलेंगे. जैसे आप क्लिक कर दोगे ना सिक्योरिटी, यहाँ पे मिल जाएगा डिलीट करने का. तो आप यहाँ पे चेक कर लो आपको क्या क्या डिलीट करना है. जैसे मुझे ये सारी चीज़ें को डिलीट करना हो, आप ओके दबा दो. फिर उसके बाद में दिस मीन्स द ब्राउजर इज कॉन्फिगर टू सेव पासवर्ड फॉर वेबसाइट ऑटोमेटिकली, यू कैन अनचेक.
रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट ऑप्शन इफ़ यू प्रीफर नॉट टू स्टोर पासवर्ड, आप इसको चेक कर दो अगर आपको पासवर्ड नहीं रखने हो तो। मोजिला फायरफॉक्स कैन ऑल्सो स्टोर डेटा सच एज कुकीज़, मैंने बता दिया कुकीज़ क्या होते हैं। जैसे कि हमारी जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो पहले ही नीचे हमको पहले हमारे पुराने सर्चेस दिखते हैं, पुराने सर्चेस वो स्टोर करके रखता है, उनको भी डिलीट करो क्योंकि ये भी बहुत स्पेस खाते हैं आपके कंप्यूटर्स में। विजिटेड वेबसाइट और वेब पेजेस, डेटा ब्राउजिंग हिस्ट्री एक्सेट्रा। टू क्लियर दिस स्टोर डेटा क्लिक जनरल टैब ऑप्शन, द फॉलोइंग विंडो विल बी अपीयर्ड। अगर आपको ये डिलीट करना हो तो उस पर बस क्लिक कर दो, ये विंडो आएगी, वहाँ पे चेक करो 2-3 जगह और हमारा ओके क्लिक कर दो। क्लिक प्राइवेसी टैब, द फॉलोइंग विंडो विल बी डिस्प्लेड। आप प्राइवेसी टैब में जाइए, आपकी ये फॉलोइंग विंडो आएगी। अंडर हिस्ट्री सेक्शन बताओ अब आई क्या, रिमेंबर हमारा हिस्ट्री जो भी है आपकी सर्च हिस्ट्री, उस पर क्लिक करो, आपका फायरफॉक्स जो है वो दिख जाएगा ये। सिलेक्ट यूज़ कस्टम सेटिंग्स, कस्टम सेटिंग्स में क्या हम जो चाहें, हमारे हिस्ट्री में से अगर हमको कुकीज़ डिलीट करना है, हमको पासवर्ड डिलीट करना है, हमको डेटा डिलीट करना है, हमको ये 3 ही चीज़ें डिलीट करनी है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं जो चीज़ें आपको डिलीट करनी हो, एंड लास्ट में कर दो ओके। Notice the preferences. Firefox is configured to remember browsing and downloading history, search and form history and cookies. If you do not wish to store the above mentioned data, select never remember history. अगर आप चाहो तो ये आपको वापस कभी नहीं चाहिए तो लिख दो never remember history में टिक कर दो ताकि परमानेंटली डिलीट हो जाए। If you are in public environment such as cyber cafe, you may select the option clear all current history. आप पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दो जब आपने अपना यूज़ करा हो, ताकि आपका अगला वाला जो कस्टमर आएगा साइबर कैफ़े में वो आपकी बिल्कुल भी सर्च हिस्ट्री ना देख पाए। ऑन सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन द फॉलोइंग विंडो विल बी डिस्प्लेड, ये आ जाएगा। क्लियर नाउ दबाओ, ओके दबा दो, ये क्लियर नाउ दिख रहा है ना, उसके बाद ओके का ऑप्शन आ जाएगा, वो दबाओ। मोजिला फायरफॉक्स विल नॉट रिमेंबर एनी हिस्ट्री as you have configured in this way. There are several online threats such as phishing, email spoofing, chat spoofing etc. कुछ लोग अगर आपकी ईमेल चैट हिस्ट्री को देख लेते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपसे और फिर आपको कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं, जिसके कारण हमको हमारी हिस्ट्री को डिलीट करते रहना चाहिए। यू कैन रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी स्पाईवेयर। और सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेट्रा आपको यूज़ करना ही है, ये आखिरी में हमको वापस समरी में दिया हुआ है। अगला सेशन देखो, मेंटल वर्क प्लेस सेफ्टी। अब हमको सब सेफ्टी के बारे में देखना है। अगर आपको सेफ्टी रखनी है आपकी वर्क प्लेस में वगैरह वगैरह की जगहों में, तो आपको किस तरह से ये सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर। सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस होती क्या है जहाँ हम लोग काम करते हैं, ऑफिसेस, वहाँ पर आपको ना सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। These rules must be stated and displayed clearly and at important areas. इनको कहीं ना कहीं कोई चार्ट पे लगाकर इंपॉर्टेंट एरियाज़ में लिख देना चाहिए कि ये सेफ्टी के रूल हैं भाई साहब, आपको ये फॉलो करना है अगर आपको सेफ रहना है इस ऑफिस के अंदर। ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग टू फॉलो सेफ्टी रूल। सभी के सभी एम्प्लॉय को है ना समझाना चाहिए कि सेफ्टी कैसे, कोई गिर जाए तो उसको कैसे फर्स्ट एड दें, कहीं आग लग जाए तो कैसे आग को रोकें, कहीं कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो अर्थक्वेक में क्या करें, तो ये सारी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। फायर की सेफ्टी के लिए, फॉल्स एंड स्लिप के लिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, ये 4 चीज़ें हमको देखनी है सेशन में। टाइम रिपेयर शुड बी कैरिड आउट बाय अ competent person, organization at a workplace, home to avoid minimize any hazard। तो जो भी चीज़ें ना उन सभी की देखभाल करती रहनी चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हमारा जो भी हज़ार्ड यानी प्रॉब्लम्स होंगी वो कम हो जाएंगी। फायर सेफ्टी के बारे में दिया हुआ है, देखो ऐसा लगता है क्लास 3 का EVS पढ़ रहे हैं, IT तो है ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम फायर कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, यानी कि फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल। कभी कभार आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के अंदर इस तरीके के होल्स लगे रहते हैं जिसके अंदर लोग जो है ना इस तरह से स्लिप करके बाहर आ जाते हैं, तो ये स्लिप करके बाहर आने के ये अलग अलग फ्लोर्स पे लगा हुआ रहता है, तो ये इंस्टॉल करना चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स यानी कि लोगों को सिखाना चाहिए कि भाई कभी कभार तो लोगों को पता ही नहीं होता इस बैग के नीचे से आना कैसे है, तो इनको ये लोगों को सिखाना पड़ता है। स्मोक अलार्म मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स। स्मोक अलार्म आप सभी को पता है, ये स्मोक को डिटेक्ट करके अलार्म बज जाता है कि भाई बिल्डिंग में आग लगी है। कि वर्क प्लेस इज़ नो स्मोकिंग एरिया। अब अगर कोई स्मोक करके किसी ने ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ पर कचरा हो, वहाँ वो आग पकड़ सकता है, तो नो स्मोकिंग होनी चाहिए वर्क प्लेस में। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। इसे हमने शो ऑफ के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं करते हैं, तो फायर सेफ्टी होगी ही कैसे, इसलिए भी उन सभी चीज़ों की मेंटेनेंस होनी चाहिए। फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल। अगर आपके सामने कोई फ्लोर पे फिसल के गिर गया है बहुत भयंकर तरीके से, तो उसको
उसको कैसे बचाएं? कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। आपका जो भी मूविंग एरिया है वहाँ पर आपको समझ लो ये रास्ता है, उसमें 10 चीज़ें पड़ी हुई है, सामान वामान रखा, तो ऑफकोर्स कोई जाएगा तो उसके पैर टकराएगा, वो नीचे गिर ही जाएगा। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, रिसीव लाइट। अगर वहाँ पे अंधेरा है तो कोई भी चीज़ टकरा के कोई वो गिर सकता है, इसलिए वहाँ पर प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। वेयर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। आपने अगर ऐसी स्लिपरी चप्पल पहनी हो तो ऑफकोर्स आप गिरोगी, इसलिए आप नॉन स्लिपरी फुटवेयर पहनो। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। फ्लोर जो है वो साफ और ड्राई होने चाहिए। ऑयल स्पिल्स मस्ट, डस्ट शुड नॉट बी देयर, इमीजिएटली हटा देना चाहिए। अगर तेल होगा तो ऑफकोर्स कोई इंसान फिसलेगा ही। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए बचने के लिए क्या करें, तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैज हेल्प्ड इन ऑल आर रूटीन टास्क वेन एवर इट इज़ एट होम or office, but if precautions and safety measures are not taken daily, then there might be a cause of threat on our life। भले हमारे से ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने हमारी ज़िंदगी का काम आसान कर दिया घर और ऑफिस में, लेकिन हम ध्यान नहीं रखेंगे तो यही इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे जीवन को ख़राब कर सकते हैं। वी मस्ट टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस। हमको अप्रोप्रिएट मेजर लेने चाहिए ताकि हम सेफली रह सकें, भले हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ भी करें होम और वर्क प्लेस में। फॉलोइंग आर सम मेजर्स दैट वी शुड टेक टू कीप आवरसेल्फ सेफ। हम ये फॉलोइंग मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी अप्रूव बाय रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। जिसका भी भाई आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो ना, वो अच्छा होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए, सस्ता माल मत लाना। वर्कर शुड बी ट्रेन टू हैंडल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफली। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी की इक्विपमेंट यूज़ होती है, तो वर्कर को सिखाना पड़ेगा कि भाई वर्कर की इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज़ कैसे करते हैं, नहीं तो भाई कुछ तो भी वो यूज़ करके अपने आप को इंजर कर सकता है। डैमेज एंड हजार्डस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीजिएटली रिप्लेस्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टूट गया है, जैसे कुछ भी हो सकता है, अगर वो टूट गया है तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्रेड स्विचेस एंड वायर्स शुड बी चेंज। जो पुराने ओल्ड स्विचेस होते हैं ना, उन सभी को भी रिप्लेस करना चाहिए। हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट हीट जनरेट कर सकते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट से दूर रखना है। टेक केयर दैट द आउटलेट, जो सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। जो है ना आपके आउटलेट होते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, वो ओवरलोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आग लग जाएगी। स्विच ऑफ एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिफोर क्लीनिंग और रिलोकेटिंग दैम। ठीक है, अब रिलोकेटिंग दैम, तो आप जब भी, जैसे कि ये स्विच है, मतलब ये हमारा प्लग है, आप इस वाले प्लग को निकाल के इस वाले स्विच बोर्ड में लगा रहे हो, तो इसको निकालने से पहले इसका स्विच ऑफ करो, फिर उठा के निकालना, ऐसे स्विच ऑन में मत निकाल लो। यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, हम सभी को पता है फर्स्ट एड क्या होती है, जिसको भी लग जाती है तो पहली मरहम पट्टी करना ही फर्स्ट एड कहलाता है। लर्निंग फर्स्ट एड इज़ द सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग। हम सभी को आनी चाहिए ये सब करना। इफ़ प्रोवाइडेड इफेक्शनेटली एंड ऑन टाइम इट कैन सेव लाइफ। अगर हम इसको सही समय पर ढंग से करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस। फर्स्ट एड क्या होती है, फटाफट करने वाली एक असिस्टेंस होती है जो इंजर्ड पर्सन को दी जाती है ताकि उसकी लाइफ और हेल्थ को जो लॉस हो रही है ना, उसकी प्रॉपर टेक केयर कर सकें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बेसिक फर्स्ट एड किट। सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेसेस में फर्स्ट एड किट होनी ही चाहिए। किट मस्ट हैव ऑल नेसेसरी आइटम, जैसे कि हमारा डेटॉल हो गया, हमारी कॉटन हो गई, अलग अलग एंटीसेप्टिक क्रीम्स हो गए, और भी बर्न्स के लिए कोई क्रीम हो गए। मेक श्योर टू चेक फॉर द एक्सपायरी ऑफ मेडिकल रिलेटेड आइटम। और किट के अंदर जो भी आइटम लिखे हैं उनकी एक्सपायरी डेट भी हमको चेक करनी चाहिए। सम रूल्स क्या है, अश्योर द इंजर्ड और टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। जो भी जिस इंसान को लगी है वो काम रहे, शांत रहे, ज़्यादा पैनिक ना करे। कीप देम वार्म इफ़ दे आर अंडर शॉक। अगर एकदम डर से गए तो उनको बोलो कुछ नहीं हुआ, कि मतलब हुआ बहुत कुछ होगा, उनको बोलो ज़्यादा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। डू नॉट मूव द विक्टिम इफ द केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। अगर गर्दन और पीठ की कोई इंजरी है तो उसको ज़्यादा हिलाओ मत। अब वर्कर में फेस ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स एट वर्क प्लेस। अब ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होती है, जो भी वो जिस तरह का काम करता है तो उस तरह का उसको खतरा होता है। एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड इज द इलनेस वन में अक्वायर ड्यू टू द हिज ऑक्यूपेशन। एक ऐसी वो इलनेस होती है, बीमारी होती है जो वो उसकी ऑक्यूपेशन के कारण उसको आती है। दिस पीपल वर्किंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई केमिकल फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो कोई सर्टेन केमिकल की प्रेजेंस के कारण वो अफेक्ट हो सकता है। तो सम टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड किस तरह के होंगे, फिजिकल होगा, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, रेडियोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक हो सकता है। केस स्टडी देख लो फॉर हजार्डस सिचुएशन।
केस 1 हज़ार्ड ड्यू टू केमिकल। तो फ्रॉम पास्ट 2 ईयर रामदीन जो है वो वर्क करता था केमिकल फैक्ट्री में, वेयर वो क्या करता था, वो कुछ टाइप के एसिड को जो मैन्युफैक्चर होते थे वो क्या करता था, उनको कैरी करता था ऑफ अ सैंपल ऑफ अ केमिकल इन वो कोई फ्लास्क में एक एसिड को कैरी करके लेकर जाता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए। वो फ्लास्क को अच्छे से बंद करके रखता था टाइटली, और वो जो है ना वो सैंपल को डिस्पेंसर में से लेकर जाता था टू अ फिक्स। और एक बार क्या होता है, वो उस कैप को ढंग से फिक्स नहीं करता है, तो कैरी करते हुए गलती से वो स्लिप कर जाता है, और स्लिप करके उसके हाथ में जो फ्लास्क रहता है उसकी कैप भी ढंग से नहीं बनती, तो वो जो केमिकल है वो उसके ऊपर गिर जाता है, उसकी गर्दन के ऊपर और नीचे के लोअर ऑफ हिज फेस और हैंड पे। कहाँ गिरता है, गर्दन पे, फेस पे और हैंड पे। जो वर्कर है फिर उसको सीवियर बर्न्स हो जाते हैं उस केमिकल के कारण। तो ये उसकी गलती थी क्योंकि उसने ढंग से अपने प्रिकॉशन फॉलो नहीं करे। इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, एक 43 ईयर ओल्ड गार्डनर है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी झटका लग गया उसको, एंड लॉस कंट्रोल ओवर इज लिम्ब वाइल। उसने अपने पैरों का काबू करना, पैर और हाथ पैर उसके काम करना बंद कर गए। कब, जब वो पानी दे रहा था पौधों को। तो ऐसा क्यों हुआ, आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग पता चला जहाँ वो पानी दे रहा था ना वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर थे ऑफ अ नाइट लैम्प जो थी ना वो गार्डन की, और ये समझ लो नाइट लैम्प होगी, ये उसका जो तार था वो कटा हुआ था, वो यहीं पर ही पानी दे रहा था, पानी जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से चढ़ के गई और उसको झटका लग गया ऑफ 220 वोल्ट लाइव ऑन अ लैम्प पोल। द पार्क केयर टेकर जो था ना वो वाटर कर रहा था प्लांट उसी जगह पर, और उसके लाइव वाटर उस पर चढ़ गया, लाइव इन अ वाटर वाइल ही वाटर्ड द प्लांट्स। दिस मीन द वायर वाज नॉट इंस्पेक्टेड रेगुलरली। अगर वायर को देखा जाता रेगुलरली तो ये ऐसी हालत उसकी आज नहीं होती। अदरवाइज द डैमेज इंसुलेटेड वायर, अगर नहीं तो वो डैमेज इंसुलेटेड वायर को रिप्लेस कर दिया जाता विद अ न्यू सेफ वायर टू टच। हज़ार्ड्स ड्यू टू फायर। अब फायर के कारण क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, समझ लो एक स्टोर कीपर है जिसकी हैबिट है वो सारा प्लास्टिक वेस्ट है ना, जितना भी पैकेजिंग वेस्ट है वो बैक डोर ऑफ ए स्टोर यानी कि उसके स्टोर के पीछे वाले दरवाजे में फेंक देता है। अब हाउस कीपिंग स्टाफ की हैबिट क्या है, स्मोक करने की, सिगरेट जो भी वो ब्रेक मिलता है। तो एक बार क्या होता है, पाइल ऑफ प्लास्टिक एंड पैकेजिंग बैग जो है ना वो क्लीन नहीं होते। ये उसकी दुकान है और ये उसका बैक डोर है, तो बैक डोर के पीछे समझ लो सारा कूड़ा कचरा भरा होता है, ठीक है। वो एक बार वो कूड़ा कचरा साफ़ नहीं करते, तो एक बार उसके कोई हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो जली हुई सिगरेट एक बार वो गलती से वो गार्बेज की हीप में फेंक देता है, और फिर वो गर्म दिन था और गर्म दिन के कारण वो जो गार्बेज थी उसमें आग लग गई, वो कि उसने जली हुई सिगरेट फेंकी थी वहाँ पे। बाय द टाइम जब तक वो फायर नोटिस होती तब तक तो बहुत बड़ी बड़ी फायर आ गई थी, और बैक एरिया जो था वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया स्टोर का, और बैकग्राउंड एरिया भी पूरा जल गया। द फायर कोड हैव बीन प्रिवेंटेड, अगर वो स्टोर कीपर अच्छे से गार्बेज को फेंकता ढंग से, अपना क्या बोलते हैं उसको डस्टबिन में रखता, और जो है ना के वो जो स्टाफ है उसकी भी अगर उनकी स्मोकिंग को रुकवा देता तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता। अब इन एक्सीडेंट और इमरजेंसीज को कैसे रोका जाए, एक्सीडेंट की डिफाइन पूछी जा सकती है 1 मार्क में। एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से हो जाता है और बहुत अनवांटेड और अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट लेकर आता है। एक तो ये आप एकदम से हुआ, आप गाड़ी चला रहा है कोई इंसान और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या उसको पता थोड़ी ना था कि एक्सीडेंट हो, और एक बिल्कुल भी वो जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा उससे हाथ पे टूट जाएंगे, ऐसे रिजल्ट लेकर आता है। इट कैन बी डिफाइंड एज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट भाई अच्छा नहीं हुआ ना, क्योंकि एक्सीडेंट हमेशा बुरे ही होते हैं। इंसिडेंट अच्छे भी हो सकते हैं बट अभी हम खासकर बुरे एक्सीडेंट्स की बात करें। दैट कैन अकर इन अनइंटेंशनली, उसका इच्छा से तो नहीं ठुका ना उसकी गाड़ी, बिना इच्छा के ही ठोकी उसने, कॉजिंग हजार्डस रिजल्ट और इंजरी और अनवांटेड रिजल्ट। अनवांटेड रिजल्ट ही आते हैं भाई, हाथ पे टूटेंगे तो अनवांटेड कौन चाहता है कि उसके हाथ पे टूटे। और टाइप ऑफ एक्सीडेंट क्या होते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं जैसे स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट और फायर, अगर कोई फिसल के लग गई उसको और कोई आग लग गई तो ये हो गए वर्क प्लेस में। इंडस्ट्रियल डिजीज़ और इलनेस, कोई इंडस्ट्री में अगर कोई केमिकल के कारण किसी को हो गया है तो वो इंडस्ट्रियल डिजीज़ और इलनेस के कारण एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सभी को पता है, अभी मैं उसी का एग्जांपल दे रहा था। क्लिनिकल एक्सीडेंट यानी कि कोई क्लिनिक यानी कि सर्जरी करते समय कोई एक्सीडेंट हो गया गलती से। स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट यानी स्पोर्ट्स में लग गई किसी को। वर्कप्लेस एक्सीडेंट मस्ट इंक्लूड इंजरीज दैट आर कॉज टू द वर्कर्स ड्यू टू फॉल, स्लिप एंड ट्रिप। वर्क प्लेस में कैसे एक्सीडेंट होते हैं, जब कोई वर्कर गिर जाता है, फॉल हो जाता है, स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, तीनों एक ही मतलब है। स्लिप एंड कॉल एक्सीडेंट में अकर एट एनी वर्किंग एनवायरनमेंट, कहीं पर भी ये हो सकता है। एंड द इंजरी में वेरी फ्रॉम माइनर, एक भले अगर वो ये जो इंजरी होती है ना ये दो मतलब भले यहाँ तक छोटी इंजरी भी हो सकती है और एक बड़ी से बड़ी इंजरी भी हो सकती है। भाई अगर सीढ़ियों से गिरा तो ऑफकोर्स बड़ी होगी, और अगर नॉर्मल फ्लोर पे स्लिप हुआ है तो छोटी इंजरी होगी।
सम इंजरी सफर्ड माइट इंक्लूड फ्रैक्चर, स्प्रेन, नी और एल्बो इंजरी, रिस्ट और हेड इंजरी एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है भाई, फ्रैक्चर हो सकता है, सर में इंजरी हो सकती है, एल्बो में हो सकती है, घुटने में हो सकती है, हर जगह हो सकती है। हैंडलिंग एक्सीडेंट, अब अगर एक्सीडेंट हो गया है तो क्या करें? एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल केयरफुली, द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल कंपैशनेटली, भाई प्यार से उसको हैंडल करो, विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर। ऐसा नहीं कि भाई वो आ रहा था उसके कारण मैं गिर गया, ढंग से हैंडल करो भाई एक्सीडेंट को। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एसओपी फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। एसओपी होते हैं कुछ सर्टेन रूल्स, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एसओपी रूल्स होते हैं जिस तरह से हम एक्सीडेंट को हैंडल कर सकें। सेफ्टी मेजर मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। हमको एक सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए भाई, ऑफिस में दौड़ोगे तो ऑफकोर्स लगेगी ही सही। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, अगर किसी को इंजरी हुई तो मेडिकल टीम को फ़ोन लगाओ। अलर्ट रहो भाई, पे अटेंशन एंड फॉलो टू इमरजेंसी ड्रिल्स, इमरजेंसी ड्रिल्स को फॉलो करो। इमरजेंसी होता क्या है? अब इमरजेंसी और एक्सीडेंट भी बहुत सेम ही होता है। इमरजेंसी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जहाँ पर इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एन इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क ऑफ लाइफ, ऐसी सिचुएशन होती है भाई जान का खतरा आ जाता है, प्रॉपर्टी का भी और हेल्थ का भी। एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटीरियोटिंग रिजल्ट्स और हजार्ड्स, ठीक है। एन इमरजेंसी सिचुएशन इज वन दैट थ्रेटन्स द एम्प्लॉय, कस्टमर्स और द पब्लिक। जिस इमरजेंसी क्या लोगों को, एम्प्लॉय को डरा सकती है, कस्टमर को भी डरा देती है, पब्लिक को भी डरा देती है। हम लोग कहीं सुनामी आ गए, सब लोग डर जाएंगे। डिसरप्ट और शट डाउन द ऑपरेशन, जो भी काम चल रहा होगा ना भाई सब छोड़ छाड़ कर भागेंगे घर। जैसे सुनामी आ रही, कोई इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, सारे ऑपरेशन को शट डाउन करके लोग भागने लगेंगे। कॉजेज फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज, ऑफकोर्स अगर सुनामी आई तो फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज होगा ही सही। An emergency must be handled immediately to prevent further losses and to minimize the loss. इमरजेंसी को अच्छे से फटाफट करना पड़ेगा, फटाफट वहाँ पर सेफ टीम भेजनी पड़ेगी। अगर कहीं सुनामी आ गई है, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाना पड़ेगा। वन मस्ट बी अलर्ट टू नोटिस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, कहीं कोई सुनामी आ रही ना अलर्ट रहो भाई, ऐसा नहीं सुनामी आके चली गई हम तो घर में बैठे रहकर घर हम पे गिर गया हम चले, इसलिए अलर्ट रहो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट मे अकर एट होम, स्कूल और वर्क प्लेस। कहीं पर भी बहुत सारे टाइप की इमरजेंसी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, स्कूल में भी हो सकती है, वर्क प्लेस में भी हो सकती है। हेंस इट बिकम एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू हैव द इमरजेंसी प्लान। इसलिए आप हमारे पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए ताकि हम मिनिमाइज कर सकें और अपने आप को रिकवर कर सकें उस इमरजेंसी से। टाइप ऑफ इमरजेंसी देख लो, वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर एंड देयर शुड बी एन इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान। अगर बहुत सारे टाइप की इमरजेंसीज होती है इसलिए इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान यानी कि कोई अगर इमरजेंसी आ गई, जैसे सुनामी आ गई, सुनामी, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई सुनामी आती है तो उसके समय हमको क्या करना है। और वो जो अलग अलग इमरजेंसी प्लान है वो आर एज फॉलोज। अगर कोई केमिकल स्पिल हो गया, एक्सट्रीम हीट वेव आ रही है, ड्रॉट आ गया, पेंडेमिक ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, पेंडेमिक यानी कोई वायरस आना, टेररिस्ट अटैक पता है, फायर पता है, फ्लड पता है, थंडरस्टॉर्म पता है, लीकेज ऑफ सम हजार्डस गैस और केमिकल भी पता है। जनरली द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सम डिजास्टर। अब डिजास्टर जो होते हैं ना वो भी हमारी इमरजेंसीज ही होती है। डिजास्टर में भी ईदर नेचुरल और कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर भी होते हैं, जैसे फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन यानी तेज हवाएं, टॉर्नेडो यानी कि हमारा साइक्लोन जैसा, और टॉक्सिक मटेरियल रिलीज यानी कि कोई कंपनी फैक्ट्री जो गंदा मटेरियल रिलीज करती है वो गलती से पानी में मिल गया, हम लोगों ने उस पानी को पी लिया, सब गए बाय बाय हो जाएंगे। सिविल डिस्टर्बेंस हम सभी को पता है। वर्क प्लेस वायलेंस, अगर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर वायलेंस हो रही थी, 2-3 लोग लड़ रहे थे, उसके कारण लोग इंजर्ड हो सकते हैं। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। अब हेल्थ एंड सेफ्टी को हम कैसे हमारे वर्क प्लेस में रख सकते हैं। हजार्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ हजार्ड। अब हजार्ड क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हेल्थ हजार्ड दैट कुड पुट द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉयज इन डेंजर। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना हेल्थ हजार्ड फेस कर सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर सकती है जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को डेंजर में डाल सकता है। और हजार्ड इज एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको हार्म होगा, जिस भी चीज़ से हमको हार्म पहुंचेगा ना वो हो जाएगी हजार्ड। जो भी चीज़ हमको हार्म देती है वो हो गई हजार्ड, या फिर डैमेज करती है हमारी कोई भी किसी तरीके से हमारी लाइफ को, ठीक है। तो हजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हजार्ड्स जो होते हैं ना बहुत सारे डिफरेंट तरीके के होते हैं। इन द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क, द डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड क्या, डिफरेंट टाइप के फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल। सोर्सेज ऑफ हजार्ड कहाँ से ये आते हैं? देखो बायो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। सोर्सेज ऑफ हजार्ड, द वर्क स्टेशन शुड। अब देखो हमारा जो वर्क स्टेशन है वो अच्छे कैसा होना चाहिए ताकि हमारे ना ये कभी भी हजार्ड ना आए। तो हमारा वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए,
ताकि हम अच्छे सा हमारा वर्क स्टेशन, ताकि एक बढ़िया सी स्पेस होनी चाहिए कि हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकें। लाइट अच्छे से होनी चाहिए। जो विंडोज़ होती है वो एडजस्टेबल कवरिंग के साथ आनी चाहिए, ताकि हमारी सनलाइट की लेवल हमारा अपने हिसाब से सेट कर सकें। बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। अगर हमारे वर्क स्टेशन में कोई एक और इंसान आके कोई बैठ के कुछ काम भी करे तो भी इतनी जगह होनी चाहिए कि दोनों जन अच्छे से काम कर सकें। डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है ना, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जो कैरेक्टर उस पर शो हो रहे हैं वो एजुकेट साइज और स्पेसिंग के होने चाहिए। स्टेबल इमेज होनी चाहिए। जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वो सही होना चाहिए। टिल्ट एंड स्विवल इजीली टू सूट द यूज़र। जो उसकी स्क्रीन है उस अच्छे से टिल्ट हो सके, ठीक है। टू बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन। अगर उसकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा है, यूज़ अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एडजस्टेबल टेबल। आप चाहो तो उस टेबल को एडजस्टेबल रख सकते हो, उसकी हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कि अब कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, कीबोर्ड जो होता है वो टिल्ट अच्छे से इजीली होना चाहिए। वो जो है स्क्रीन जो होती है उससे सेपरेट होना चाहिए कीबोर्ड, ताकि आराम से वो कंफर्टेबली टाइप कर सकता है। हैविंग स्पेस इन फ्रंट ऑफ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हैंड। अभी जैसे कि यहाँ टेबल खत्म हो रही है, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड होना चाहिए, ताकि हमारे जो हैंड्स है वो इजीली हम यहाँ पर हमारे कीबोर्ड पे रख सकें। मैट सरफेस होनी चाहिए बढ़िया, उस पर और क्लियरली लेजिबल सिंबल अच्छे से, वहाँ पे जो की है जैसे के की है तो उस पर के अच्छी तरीके से प्रिंटेड होना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए। अब वर्क सरफेस, जो उसकी सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम स्पेस होनी चाहिए उस आदमी के पास, कि कहीं भी एकदम सब जगह बिखरा हुआ सामान नहीं होना चाहिए। लो रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो टेबल है पूरा रिफ्लेक्ट कर रही, कुछ दिख ही नहीं रहा है। बी एन एजुकेट साइज़, अच्छी बड़ी साइज़ होनी चाहिए, ताकि उसमें स्क्रीन भी रखा जाए, कीबोर्ड भी रखा जाए और अदर चीज़ें जैसे प्रिंटर्स स्कैनर भी रखा जा सके। हैविंग अ स्टेबल एंड एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर, आपकी जो टेबल है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट होल्डर भी रखा जाए। इट शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट भी आप होल्ड करो और आपकी स्क्रीन जो है वो दोनों सेम लेवल पर हो। वर्क स्पेस इवैक्यूएशन, अब जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई, आपको फटाफट एरिया खाली करना है तो वो कहलाता है वर्क स्पेस इवैक्यूएशन। आपकी आप ऑफिस में हो, कोई इमरजेंसी आ गई और आपको एरिया खाली करना है, वो कहलाता है वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन इज प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे डिजास्टर, एवरी कंपनी मस्ट इंश्योर फॉलोइंग पॉइंट फॉर इवैक्यूएशन। सारी कंपनी में ये फॉलोइंग पॉइंट ऑफ इवैक्यूएशन होने चाहिए। कितना बचा है चैप्टर, अच्छा होने ही वाला है फटाफट से, वाह। इन इवैक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी। उनको पहले दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी कुछ इमरजेंसी आएगी तो क्या करना है। ऑल द टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू द एम्प्लॉयज़ अबाउट इट। जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं वो लीडर क्या करेंगे, एम्प्लॉय को बताएंगे, देखो अगर सुनामी आई तो हमको इस रूम से उठकर कंपनी के ये वाले रूम में जाना है, इस रूम से उठ के इस रूम को खाली करके। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दोज डिटेल। और जब वो लीडर तुमको जानकारी दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ ताक रहे, उस जानकारी को ढंग से सुनो। नेग्लिजेंस एट दिस टाइम मे कॉस्ट लाइफ। भाई अगर यहाँ पे ध्यान से नहीं सुना तो जान से हाथ गवा बैठोगे। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट फॉर इमरजेंसीज। हम कैसी असेंबली बना सकते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे सब जनों की हेल्प करके उनको बताएं कि इवैक्यूएशन के लिए भाई उस कमरे में चले जाओ सबके सब। इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय और वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज। सबको पता होना चाहिए भाई कि इवैक्यूएशन रूम किधर है, ऐसे नहीं कि इधर उधर मंडरा रहे हैं कि भाई कहाँ इवैक्यूएशन रूम। उनको पता होना चाहिए कि इवैक्यूएशन रूम इधर ही है। अ बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड और डिसेबिलिटी मस्ट बी डिजाइग्नेटेड। अब जैसे कोई इंसान नहीं देख सकता है तो उसके साथ एक दूसरा इंसान को पेयर में भेजा जाता है, ठीक है। जैसे ये एक इंसान है ए, वो देख नहीं सकता तो उसके साथ एक बी, उसका एक बडी बनाते हैं, ताकि वो जब भी इमरजेंसी आए तो उसको इवैक्यूएशन रूम में लेकर जा सके अपने साथ में। नहीं तो बेचारे को उसको कैसे दिखेगा ऑप्शन ए को, आदमी जो ए था। दिस सिस्टम इंश्योर दैट डिफरेंटली एबल आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ, क्या लिखा है, आउट ऑफ द premises ऑफ द इम्पैक्टेड एरिया प्रॉपरली। इफ़ यू आर अ बडी टू समवन इंश्योर दैट योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट विथ यू। अगर आप किसी के बडी हो तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका बडी सेफ रहे। फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क एरियाज। इंश्योर what you understand the ensure that you understand these so you can use it at a time of need। आपको पता होना चाहिए फ्लोर प्लान्स, यानी कि ऑफिस में कौन सी चीज़, वॉशरूम आपका कहाँ है, ऑफिस का मेन इवैक्यूएशन रूम कहाँ है, सब अच्छे से आपको पूरा ब्लूप्रिंट जो होता है ना आपके दिमाग में होना चाहिए। असेंबली एरिया वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू असेंबल आफ्टर इवैक्यूएशन मस्ट बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। अब जैसे कि इवैक्यूएशन हो गया, सभी लोग रूम से भग के एक इवैक्यूएशन वाले एरिया में आ गए जहाँ सभी को इकट्ठा होना था, वहाँ की भी देखभाल रहनी चाहिए। पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल शुड बी कंडक्टेड। इवैक्यूएशन ड्रिल यानी कि क्या होता है कि प्रैक्टिस कराते हैं कि देखो आप समझ लो सुनामी आ रही है फॉर एग्जांपल,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम सभी को जाना इकट्ठा होना है हमारे इवैक्यूएशन रूम में। तो ऐसी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। इंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दीज ड्रिल। भाई जब ट्रेनिंग हो रही ना ध्यान दे देना, नहीं तो जान से हाथ गवा बैठेंगे। यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग अदर लाइफ टू। आप खुद की तो बचाओगे उस समय और दूसरों की भी बचा लोगे। हेल्दी लिविंग, अब सबको पता है हेल्दी बॉडी है और हेल्दी माइंड रहेगा। वेरी पॉपुलर सेइंग है, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड टू हेल्दी बीइंग। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे तो हेल्दी बीइंग बनोगे। हेल्दी लाइफ, हेल्दी लिविंग हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली यील्ड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर आप हेल्दी जियोगे तो भाई आपकी बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी होगी और आपका जो है ना एनवायरनमेंट भी वो भी हेल्दी रहेगा, एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस ऑल्सो। घर में भी सुख शांति से रहोगे और ऑफिस में भी। अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट इन हिज एबिलिटी। आप हैप्पी और हेल्दी रहोगे ना, आप हमेशा अपनी एबिलिटी और पोटेंशियल से अच्छा काम करके बताओगे। A healthy lifestyle help to keep and improve people's health and well-being। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे तो आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी और आपकी वेलबींग यानी आप खुश भी रहोगे। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या होना चाहिए, आपकी अच्छी हीटिंग हैबिट होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस नहीं लेना, हेल्दी माइंड यानी आपका माइंड जो है वो हेल्दी रहना चाहिए, साउंड स्लीप यानी 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना है, गोल सेटिंग यानी कि कल मैंने समझ लिया कि कल मुझे ये सारे गोल्स कंप्लीट करने हैं, तो मुझे कुछ भी हो जाए एनी हाउ ये गोल्स को कंप्लीट करना, ये हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। अ हेल्दी लाइफस्टाइल टेक नीड प्रैक्टिस कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट। आप जब भी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कमिटमेंट, अपने आप को कमिट करो कि ये करके ही दिखाना है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी को कहकर नारा लगाकर ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट आया हो, अगर नहीं आया होगा आई होप, फिर भी अगर आए तो कमेंट में डाल देना, आई विल सॉल्व इट। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस टफ वाले IT चैप्टर को पढ़ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।